नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। फंड में पैसे लगाने समय कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, मिक्स है, फ्लेक्सी कैप है, बहुत सारे हैं। लेकिन मार्केट में क्या कोई ऐसा फंड भी हो सकता है जो एक थीम को पकड़े, एक आइडिया को पढ़े, जो आइडिया काफ़ी बड़ा भी हो सकता है? क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं, हमारी इकॉनमी अलग अलग पॉकेट्स और सेक्टर्स पे रिफॉर्म से गुजर रही है। ऐसे में क्या एक ऐसी कोई थीम हो सकती है जो आगे जाते वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी फ़ायदा दे सके हमें? तो शायद इसकी मदद के लिए एक नया फंड आया है और जिसका नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यानी एनर्जी सेक्टर में जो पैसे लगाए जा सकते हैं वो इस फंड के थ्रू लगाए जा सकते हैं। क्या हो सकता है ये? किस तरह की कंपनियां इसमें होंगी? पोर्टफोलियो बिल्डिंग में कैसे मदद करेंगी? क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं? क्या है सब चीज़ें, इसको आज समझेंगे हम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फंड मैनेजर राज गांधी हैं, जिनसे बड़े डिटेल में हम ये समझने वाले हैं कि ये एनर्जी में अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हो रही है। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो जैसा कि एक बड़ी थीम दिख रही है हमें, जिसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली। नई एनर्जी के तरीके भी हैं, कन्वेंशनल तरीके भी हैं। तो पहले तो बिल्कुल बेसिक में हमें ये समझाएं आप कि इस करंट मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स में है काम हो रहा है, उसमें आपने ये क्यों सोचा कि एक एनर्जी फंड रखा जाना चाहिए जिसमें अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं? सी इन जनरल हमने जब स्कैन किया यूनिवर्स, तो व्हाट वी फाउंड वाज दैट एनर्जी इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ की ग्लोबली अब यहाँ से अगर हम देखें इन अ नेट जीरो सिनेरियो, ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन विल कम डाउन। बट भारत एक अकेला बड़ा मार्केट है जो कि ग्रो करेगा। अवर हेडलाइन इवन जो नेट जीरो की बात करते हैं सब, इवन इन सच अ सिनेरियो इंडियाज एनर्जी डिमांड विल ग्रो बाय 2.5-3%। बीपी एनर्जी आउटलुक का अनुमान है, और उसमें भी न्यू एनर्जी जो है, पावर एंड न्यू एनर्जी विल ग्रो एट अ 7-8%। सो एक बड़ा ही दे हैव अ बिग इनफ होराइजन फॉर ग्रोथ, एंड इट्स अ साइजेबल अपॉर्चुनिटी हियर। एंड हमने ये भी देखा कि इन मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एनर्जी इज अंडर रिप्रेजेंटेड। सो इन दैट सेंस हमने ये सोचा कि एनर्जी और प्योर प्ले एनर्जी फंड, एंड ऑल्सो देर इज ये SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड को छोड़ के देर इज नो अदर प्योर प्ले एनर्जी फंड अवेलेबल। द जो बाकी जो फंड्स है वो उनमें देर इज अ मिक्स ऑफ फ्यू अदर थीम्स। सो प्योर प्ले एनर्जी, we thought it's an opportune portfolio, that somebody should have in a portfolio. So, which is where we thought of a dedicated energy fund. ओके, अब ये थोड़ा, चूंकि एनर्जी वर्ड को लेकर के लोग बहुत सारे गेस करेंगे, तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जब एनर्जी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? किस तरह की एनर्जी की आप बात करें? आप पेट्रोलियम की बात करें, कि आप कोल की बात करें, कि आप थर्मल पावर की बात करें, कि आप रिन्यूएबल की? एनर्जी मीन्स व्हाट? श्योर श्योर। तो हमारे जो यूनिवर्स में कुल मिला के 110 स्टॉक है, एंड देयर आर वेरियस सेगमेंट्स व्हिच गेट कवर्ड। जो ऑयल चेन है, राइट फ्रॉम एक्सप्लोरेशन टू ऑयल प्रोडक्शन, देन रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो पूरा ही चेन कवर्ड है। गैस में भी अपस्ट्रीम, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनस्ट्रीम CGDs। सो ऑयल एंड गैस जो ट्रेडिशनल फ्यूल माने जाते हैं वो है। पावर भी है जिसमें थर्मल है, राइट फ्रॉम कोल प्रोडक्शन टू पावर टू ट्रांसमिशन। देन पावर एक्सिलरीज विच आर की in the overall piece, right from production to distribution. So power ancillaries are a part of our universe, and also new energy, solar wind। हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रहा है इस सेगमेंट में। एंड हमने ऑलरेडी अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर दिया है लास्ट 4-5 साल में। जिस तरह की ग्रोथ आई है न्यू एनर्जी में, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है इस क्षेत्र में। सो व्हाट वी थॉट वाज दैट ये जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, एनर्जी इज द बिगेस्ट आत्मनिर्भर थीम विच विल प्ले आउट। आज अगर हम मोबाइल बनाएंगे कंट्री में, सो इवन द पावर टू चार्ज दैट हैज टू बी मेड इन आवर ओन कंट्री। सो टुडे अगर हम आज देखें ऑयल इन लॉट ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, हम ऑयल में 70% ऑयल इंपोर्ट करते हैं।
जबकि with this new energy and all, as we move to more and more use of new energy, all of these will be manufactured locally. आज जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है कहीं और कैप्चर हो रहा है, जबकि जब हम रिन्यूएबल पावर में जाएंगे, द एंटायर इकोसिस्टम इज कमिंग हियर, so lot more of value chain capture will happen in the market cap. So energy that way is the biggest आत्मनिर्भर theme जो हम देखेंगे होते हुए. 110 शेयर्स का यूनिवर्स है। अब इसमें राज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एनर्जी में आपस में भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो फॉसिल फ्यूल है वो रिन्यू का कॉन्ट्रा है ना, और आपने नेट ज़ीरो की बात की, तो दर्शकों को बता दें कि जितना कार्बन एमिशन आप करेंगे अगर उतना ही आप ग्रीन करते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको नेट ज़ीरो मान लिया जाएगा। धीरे धीरे खैर उसको कार्बन को ज़ीरो भी करना है। अब ये जो कॉन्ट्रा है, दोनों विद इन एनर्जी दो थीम चल रही हैं, एक कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल वाली और दूसरी रिन्यू वाली। अब इसमें आपका बायस किधर होगा? सो ये भी एक कारण था एक्चुअली। जब हम फंड यूनिवर्स स्कैन कर रहे थे, हमें लगा बहुत ही पेसिमिज्म है एनर्जी सेक्टर में, बिकॉज लोगों को लगता है ट्रेडिशनल फ्यूल कंपनीज है लॉट ऑफ देम, एंड इन अ न्यू एनर्जी वर्ल्ड इनका फ्यूचर क्या होगा, उनका कैश फ्लो क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अवर द ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज आर, जो अपना कैश फ्लो है ट्रेडिशनल फ्यूल बिजनेस का, उसी से दे आर ट्रांजिशनिंग टू न्यू एनर्जी। And way India is positioned, we are amongst the lowest solar tariff globally, we are amongst the lowest wind tariff globally. Globally अगर हम देखें न्यू एनर्जी में बैटरी की काफी आवश्यकता है, बिकॉज सोलर और विंड काफी कम टाइम पे आता है। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस सोलर एंड विंड एनर्जी जो है दे पीक एट डिफरेंट टाइम। सोलर जो है दोपहर को पीक करती है, विंड शाम को करती है। वी ऑल्सो हैव हाइड्रो। सो नेट नेट हमारे इंडियन इकोसिस्टम में बैटरी की जरूरत कम पड़ेगी। सो जो राउंड द क्लॉक पावर बोलते हैं कि अगर आपको सोलर दोपहर को मिले उससे खाली यू कैन नॉट रन। आपको देखना होता है कि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी क्या दाम में मिलेगी। तो उसमें भारत इज वेरी कॉम्पिटिटिव। सो इससे हो क्या रहा है कि जो हम ट्रेडिशनल फ्यूल कंपनीज जो सोचते हैं अभी, जैसे रिफाइनर्स है, रिफाइनर्स यूज 3 to 4% of their throughput as hydrogen, and if we are the cheapest, अगर भारत ग्रीन हाइड्रोजन का amongst the cheapest producer रहेगा, तो the Indian refiners will become the most competitive refineries globally. So जो हम देख रहे हैं कि न्यू एनर्जी और ओल्ड एनर्जी इंडिया में जो है, जो हम ट्रेडिशनली उनको एकदम ही अपोजिट प्रिज्म से देखते हैं। इंडिया में दिस न्यू इमर्जेंस ऑफ न्यू एनर्जी इज हेल्पिंग द ट्रेडिशनल एनर्जी ट्रांजिशन, so when the traditional energy cash flow, जब वो न्यू एनर्जी में और ट्रांजिशन में यूज होंगे, तो विच विल क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू। राज, इससे पहले कि हम जी डीप डाइव करें, मुझे एक चीज़ और आपसे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आप इस थीमेटिक फंड को लेके आए हैं। जो लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है वो अपनी कैपेसिटी 2032 तक डबल कर रहा है, और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारी कंपनी करें, और वो भी कन्वेंशनल में जाके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, पावर की डिमांड जनरेशन बढ़ रही है, और उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए एक थीम ये चल रही कि नहीं, कन्वेंशनल पावर को आप एकदम हटा नहीं सकते, वो तो रहेगा ही, क्योंकि रात में ये सेव नहीं कर सकते, बैटरी नहीं, तमाम लॉजिक उसके दिए जाते हैं। क्या इंटरनेशनली एक ऐसी धारणा बन गई है, एक ऐसी थॉट प्रोसेस आ गई है जो 2 साल पहले था कि सब रिन्यू 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 की बात कर रहे थे, अब वो बैक बर्नर पे चली गई? अब सबको लगता है कि नहीं, थर्मल, फॉसिल फ्यूल, ये सब रखने पड़ेंगे आपको, और इसीलिए वो कंपनियां मैसिवली कैपेक्स कर रही हैं। राइट राइट। सो ग्लोबली भी अगर देखें, जैसे यूरोप है, उसने गैस को पहले वो बैन लिस्ट में था, अब नाउ दे हैव इंक्लूडेड गैस एज अ ट्रांजिशन फ्यूल। सो काफी चेंजेस हो रहे ग्लोबली। देयर इज सम सैनिटी चेक हैपनिंग के बैटरी इकोसिस्टम जो सबको लगा था, एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम जितना फास्ट डेवलप होगा उतना नहीं हो पाया है। सोलर और विंड जो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में काफी डेवलपमेंट हो गया, बट वहां पे भी चाइना डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। टुडे ग्लोबली जो की एलिमेंट्स है सोलर के, पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सब में चाइना हैज अ 80-90% मार्केट शेयर। सो देयर इज ह्यूज डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री, एंड प्लस द स्टोरेज इकोसिस्टम हैज नॉट कम अप एज मच। तो उस कारण से हम देख रहे हैं कि देयर इज अ बिट ऑफ रिकैलिब्रेशन, आई वुड से। ऐसा नहीं है वी आर टेकिंग अ स्टेप बैक,
but there is a bit of recalibration which is happening in terms of the pace at which at the pace at which we can move to this जो हम renewable energy कहते हैं. तो थोड़ा बहुत recalibration है, but it's a more secular trend which will continue in our opinion. अच्छा राज, इसमें एक चीज़ और है कि ये कमोडिटी प्ले है बेसिकली, और कमोडिटी प्ले इंटरनेशनली लिंक्ड है। वो चाहे कोयले के दाम हो, पेट्रोलियम के दाम हो, गैस के दाम हो, ये सब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं और इंटरनेशनली जो कि लिंक्ड हैं तो वो होते। तो पोर्टफोलियो की हेजिंग की कोई स्ट्रेटजी भी होगी? So इसमें हम अगर देखते हैं, as I was saying, we have distributed our investment across various buckets. जैसे ऑयल चेन है, ऑयल में भी यू हैव अपस्ट्रीम जिनको फायदा होता है जब ऑयल एंड गैस प्राइस दाम ऊपर जाते हैं, डाउनस्ट्रीम. They have in gas value chain, power value chain, and oil. You have transmission and distribution companies which are more utilities. So हमने काफी अलग-अलग buckets में इनको distribute किया हुआ है investments को. And also then जैसे power, there are these T&D equipment plays which are a good quasi play on new energy because हम अब ऑफ लेट देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम सैम ऑल्टमैन टू एलन मस्क, दे आर काइंड ऑफ हाइलाइटिंग दैट पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेन में इक्विपमेंट शॉर्टेज के बारे में उन्होंने लास्ट 10 दिनों में जिक्र किया है. तो उसके बाद थीम में बहुत इंटरेस्ट आया है. तो हमने ये पावर एंसिलरीज भी है विच आर अ क्वासी प्ले ऑन इमर्जेंस ऑफ न्यू एनर्जी एंड हाउ पावर electricity as a percentage will replace a lot of this fossil fuel that we are using. So हमने काफी various segments में distribute किया हुआ है investment to kind of hedge the risk. And also अगर हम देखें कि what is happening as in आज इंडिया में जो भी policy whipso आया है सेक्टर में, वो थोड़ा external driven रहा है कि when oil spikes, when coal spikes, which because हम imports पे dependent है, and ये सब थोड़ा बहुत there is a political angle to increasing of fuel prices and all. तो उस कारण से there have past में अगर हम देखें थोड़ा थोड़ा policy whipso रहा है जिस कारण से निवेशकों को सेक्टर में थोड़ा apprehension रहता है. बट जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, we are putting up renewables on our own, पूरा वैल्यू चेन खुद इंडिया में ही आ रहा है थ्रू PLI एंड ऑल. तो जो पॉलिसी विप्सो है वो हम देखेंगे ओवर टाइम विल कम डाउन एंड व्हिच इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज. ओके राज, इसको पूरी थीम को 3 बकेट में डालते हैं. एक में ओल्ड एनर्जी कंपनीज, एक में न्यू एनर्जी कंपनीज, और तीसरा एंसिलरी कैपिटल गुड्स या जो भी आप कहना चाहें वो दोनों को कैटर करेगी. अब इस 3 बकेट में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको कहाँ दिख रही है, ये हमें समझाइए. श्योर. तो अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो विद इन ट्रेडिशनल एनर्जी गैस यूटिलिटी स्पेस जो है जिसको कि ट्रांजिशन फ्यूल माना जा रहा है अब, गैस यूटिलिटी स्पेस इज समवेयर वेयर वी हैव अ हाई एक्टिव वेट जो कहते हैं फंड बैलेंस में, बेंचमार्क में नहीं है बट आपके पास है. तो गैस यूटिलिटी स्पेस इज वन. पावर एंसिलरी स्पेस जो है वो हमें लग रहा है इट इज अ गुड सूडो प्ले ऑन द न्यू इमर्जेंस ऑफ न्यू एनर्जी. जो प्योर प्ले न्यू एनर्जी है वो इट इज अ सेक्युलर ट्रेंड. वी आर सीइंग ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर, बट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो काफी कुछ प्राइस्ड इन हो चुका है. और रीजनली अगर हम देखें इसमें ऑपरेशनल रिस्क भी काफी है. हर 3 साल 2 साल में सोलर साइड पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है. तो एक है कि जो थीम्स हमें पसंद है वो हम देखते हैं, देन वी हैव एन ओवरले ऑफ रिस्क रिटर्न. तो उस हिसाब से देखेंगे तो वी हैव अ हाई एक्टिव वेट ऑन दिस ट्रांजिशन फ्यूल्स लाइक on the gas space and on power ancillaries. And outside of that भी आप देखेंगे जैसे on the traditional energy side जो हम बता रहे थे, we are seeing these companies transitioning using the cash flow to grow new business. like NTPC अगर आप देखेंगे उन्होंने बोला है कि हमारा new energy business, the power capacity installed will be equal to traditional energy business. तो हम मानते हैं कि इंडिया में जिस तरह से be it private sector or PSUs, Reliance is aiming big on the hydrogen side, electrolyzer, polysilicon, सभी कुछ ही उन्होंने काफी acquisitions किए हुए हैं. तो वो भी अपना जो traditional oil and gas business का cash flow है
उसको यूज कर रहे हैं न्यू एनर्जी ग्रो करने। तो हम मानते हैं कि ये वाला जो फैक्ट है वो थोड़ा अंडर अप्रिशिएटेड है। सो ऑन द ट्रेडिशनल एनर्जी साइड वेयर वी फील देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कोप टू एनहांस वैल्यू, वहां पे भी हम हमारा निवेश है। ओके, तो जब आप कह रहे हैं यूटिलिटीज़, तो मतलब उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो ट्रांजिशन फ्यूल ले जाएंगी, और ज़्यादातर उसमें पीएसयूज ही आपको मिलेंगी, या ऑयल प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, जो कि वो भी बहुत 10-15-20 साल के लिए तो वैल्यू जनरेट करेंगे ही। अब जो तीसरा एक है जिसको कैपिटल गुड्स कहें या जिसको इक्विपमेंट आप कह रहे हैं, एंसिलरी कह रहे हैं, वो बहुत वास्ट है, मतलब वो तो इससे भी बड़ा हो जाता है कि उसमें ट्रांसमिशन वाली कंपनियां भी चाहिए आपको, ट्रांसमिशन के लिए लाइन बनाने वाली कंपनियां भी चाहिए आपको, प्लस जो आजकल एक नया स्मार्ट मीटर का सिस्टम चल गया वो भी चाहिए। ये सब आपके यूनिवर्स में आएंगे कि मैं ज़बरदस्ती इनको बता रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, ये बकायदा हमारे यूनिवर्स में है, और हाँ, ये अब हमारा मार्च एंडिंग पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देखेंगे उसमें हाँ। भी काफी वेट है इनमें। सो ओवरऑल पावर एंसिलरीज आर अबाउट 12-15% ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, अब एंसिलरीज में मुझे एक चीज़ ये बताइए, चूंकि ये बहुत हैवी कैपेक्स बिजनेस है और इस वक्त तो खैर सारी कंपनीज उसमें काफ़ी फोकस करें, ध्यान दे रही हैं। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में ये डालना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब एक ज़माने में टेलीकॉम बूम आया था तो बहुत राइट। हैवी कैपेक्स हुआ, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं उसमें, सबको स्पेक्ट्रम मिल गया, सब चलाएंगी। हाँ। वैसे ही एक ज़माने में पावर प्रोड्यूसर कंपनियों में बूम आया था, हर एक को पावर प्लांट लगाना था, वो भी खूब चले हुए। राइट। और उसके बाद वो राइट। बबल बस्ट होता है। तो बबल बस्ट से क्या होता है, कुछ कंपनियों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कंट्री को बड़ा फायदा होता है क्योंकि वो कैपेसिटी क्रिएट हो हाँ। जाती है, राइट? तो क्या राइट। इस राइट। वक्त एक ऐसा रिस्क आप देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, जहां बिल्कुल बूम मची हुई है न्यू एनर्जी में, सबको सोलर पैनल बनाना है, सबको सोलर विंड बनाना है, तो ये क्या एक राइट। रिस्क आपको दिख रहा है अगले 4-5 सालों के लिए? सो अगर हम जैसे देखें, आपने बताया जैसे पावर में पास में वी सी सॉ दैट बबल आया, बहुत ही कैपेसिटीज लगी, एंड देन अचानक से वी सॉ। बट इस टाइम अगर हम देखें ओवरऑल सिस्टम में, रिस्क सीम्स टू बी मच लोअर वर्सेस पास। जैसे आपने जो पावर साइकिल की जिक्र किया, वहां पे इशू क्या हो गया कि अपना हमारा डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, इतनी सारी पावर कैपेसिटी ऐड हो गई, बट हमारा 4-5 साल तक कोल का प्रोडक्शन ग्रोथ ही नहीं आया। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस भी काफी बढ़ गए थे, बिकॉज चाइना वाज ग्रोइंग फास्ट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अब हम अगर देखें कोल इंडिया का कैपेक्स जो है, कोल इंडिया का कैपेक्स रन रेट 3x है पास्ट से। वो लास्ट 4 साल से हाई सिंगल डिजिट प्रोडक्शन ग्रोथ ला रहा है। हमने इतनी सारी कैप्टिव माइंस ऑक्शन की है, वहां से भी प्रोडक्शन आ रहा है। तो बिकॉज इस टाइम फ्यूल सिक्योरिटी, वी आर मूविंग विद लॉट ऑफ फ्यूल सिक्योरिटी। पावर साइड आप देखें, न्यू एनर्जी में इतना निवेश हो रहा है, वहां पे हमने पीएलआई स्कीम्स लाए हैं। गवर्नमेंट ने सेकी एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाया है जिससे अब सब पावर प्रोड्यूसर्स का पीपीए होता है। जबकि पहले इंडिविजुअल लेवल पे विद वन ऑन वन विद एसईबीज काफी ज्यादा पीपीए होते थे, वहां काफी बार रिसीवेबल्स का रिस्क हो जाता था। तो अगर हम देखें सिस्टम वाइड, लॉट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन, एग्जीक्यूशन हैज बीन गुड। सो टू दैट एक्सटेंट हमें लगता है कि दिस साइकिल इज अ मच मोर सस्टेनेबल वन, और उस कारण से हमने इस सेक्टर के लिए फंड भी लॉन्च किया। ओके, दो चीज़ें और आपसे समझनी। एक, ये पूरा सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है पावर का, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पीएसयू, चूँकि कमोडिटी रिसोर्सेज है तो रेगुलेशंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में। तो जब आप, अच्छा इसमें आप एथेनॉल भी जोड़ लीजिए, आपने जिक्र किया, तो शुगर सेक्टर तो राइट। मतलब वो बेचारा गन्ने से लेकर के एक्सपोर्ट तक सब कुछ रेगुलेटेड है, वो अपने मन से शायद ही कुछ कर पाते होंगे, मुझे समझ नहीं आता कि कंपनियां चल कैसे रही वो, और उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। लेकिन कुछ कंपनियों ने स्पेसिफिकली इसी काम के लिए नए प्लांट का अनाउंसमेंट किया, टाई अप भी किए हैं, तो वो शुगर वाली भी आपके रडार में आएंगी, क्योंकि उनको भी आप मानेंगे कि एनर्जी प्रोड्यूसर है? नहीं, शुगर वाले जो हमारे इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं वो वाले आएंगे? हाँ, एथेनॉल प्लांट वाले आ जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राज से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सेक्टर में अगर 3 बकेट हम लोग बनाए तो उसमें कैसे कैसे वेटेज देंगे अपने पोर्टफोलियो को का फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अब ये बताइए कि जब आप कंपनी चूज करने जाते हैं और थोड़ा सा डीप जाते हैं, तो इसमें क्या चीज़ें आप ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है ये, तो कंपनियों को आप जब चूज करेंगे तो कैसे करेंगे अक्रॉस द बोर्ड? वो तीनों जो बकेट हम लोगों ने बनाए उन तीनों में भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप?
राइट, राइट। तो इन सब में ना इन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रिस्क इवैल्यूएट करना काफी जरूरी है। तो जैसे एथनॉल आपने बताया, हियर देयर इज अ फूड सिक्योरिटी एलिमेंट टू इट इन इन टर्म्स ऑफ जब आप डाइवर्ट कर रहे हैं एग्री क्रॉप टू एथनॉल। सो एंड व्हेन यू आर सीइंग वाटर टेबल्स बीइंग डाउन एंड ऑल ऑफ दैट, सो थोड़ा जो है हमारा रिस्क इवैल्यूएशन भी काफी रहता है। हम काफी ग्लोबल और रीजनल प्लेयर्स से भी बात करते हैं, जैसे सोलर पैनल्स है, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज कमिंग अप देयर। तो इसमें हम रीजनली देखते हैं कि हाउ आर वी प्लेस्ड, कॉम्पिटिटिव एज क्या है हमारा, इसमें रिस्क क्या होता है। हर 2-3 साल अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो देन वी हैव अ हायर रिस्क वेट गिवन टू इट। हमारा जो फंड हाउस का मानना है कि अक्रॉस, नॉट ओनली फॉर एनर्जी फंड, जब हम अक्रॉस देखते हैं इन आवर माइंड, हम ये सिनेरियो लेके नहीं चलते कि यही होने वाला है। वी सी मोर ऑफ अ बुल बेयर सिनेरियो, फिर उसको प्रोबेबिलिस्टिकली सोचते हैं कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है ये केस पैन आउट होने का। तो थोड़ा रादर देन डिटरमाइनिंग के यही सिनेरियो प्ले आउट होने वाला है, हम थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिकली सोचते हैं, and which is where the risk evaluation is done more comprehensively. तो राज, चूंकि इसमें एक पॉलिसी रिस्क रहेगा हमेशा, क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं एज्यूम करूं कि जनरली जो भी आप अपना व्यू बनाएंगे वो 2-3 साल से ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और बीच बीच में उसको रिव्यू करते रहेंगे कि हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए तो आपको पूरी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़े। जी बिल्कुल, इसमें आप एट अ रेगुलर इंटरवल हम अपना स्टैंस रिव्यू करते रहेंगे। एंड ऑल्सो, बट जैसे हम बता रहे थे कि इसमें जनरली पॉलिसी विच वाज सीन एज अ हेडविंड जो कहते हैं हम, फ्रॉम देयर वी जनरली सी पॉलिसी बिकमिंग अ टेलविंड फॉर द सेक्टर। सो अक्रॉस सेक्टर आप देखेंगे, जैसे गैस ट्रांसमिशन में पीएनजीआरबी हैज रिलैक्स लॉट ऑफ रूल्स। अभी हमने देखा पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन ऑल्सो, गवर्नमेंट ने रीइंस्टेट कर, रेगुलेटर जो है पावर रेगुलेटर, दे हैव रीइंस्टेटेड द रिटर्न्स इन द सेक्टर। पीएलआई हम देख रहे हैं काफी अच्छा एग्जीक्यूशन हो रहा है ऑन पीएलआई फ्रंट। तो पॉलिसी जो कि हेडविंड थी, वी आर सीइंग दैट शुड बी अ टेलविंड इन दिस साइकिल। ओके राज, अब ये समझाइए हमें कि जो इन्वेस्टर इसमें आना चाहते हैं या जो एनर्जी थीम को बहुत लाइक करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस फंड में आने के लिए? ओके, ओके, श्योर। सो इन जनरल अगर हम देखें, जो बेंचमार्क है, उनमें अगर आप लास्ट 10-15 इयर्स का ट्रेंड देखेंगे, तो एनर्जी सेक्टर का वेट हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, स्पेशली एक्स ऑफ रिलायंस। द वेट हैज कम ऑफ सिग्निफिकेंटली, एंड उसमें भी मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड फंड्स आर अंडरवेट एनर्जी। सो टू दैट एक्सटेंट वी फील दैट जब आप पावर सेक्टर और या फिर एनर्जी सेक्टर मान लीजिए, दैट शुड फॉर्म अ गुड इनफ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो थीमेटिक allocation, we feel as a fund house, we are saying that you should be well diversified, and even we are promoting a lot of hybrid funds, and within that, one should have a diversified exposure, in which energy fund should be a good part of it. And then SIP route jo hai, which is a fairly established now established preferred means of investment, तो something like that आप देख सकते हैं। ओके तो एक एसआईपी तो खैर बहुत ही एस्टेब्लिश रूट है, और किसी भी फंड में आपको उसी के थ्रू जाना चाहिए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बेस्ट रहता है हमेशा, तो वो एक तरीका है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और समझाइए कि जो एक एनर्जी में विंड पावर भी है, ये सस्टेनेबल लगती है आपको क्या? जैसे सोलर तो समझ में आता है, थोड़ा ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पे गैस थोड़ी समझ में आती है, कन्वेंशनल तो अपना जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक रहेगा, फिर ऑल ऑफ सडन वो होगा। विंड पावर की जो बहुत सारी कंपनीज हैं या बहुत सारे उसमें काम कर, उसका फ्यूचर है क्या? सो सी फंडामेंटली हो क्या रहा है कि आप सोलर, आपको दिन में तो बिजली दे देता है, बट आपको सोलर पीक्स आउट इन द आफ्टरनून, फिर आपको शाम को जो है तो इनफैक्ट व्हाट वाज हैपनिंग टिल नाउ, सोलर, बिकॉज सोलर में प्राइसेस बहुत ही कम हो गए हैं, तो वी मूव टू सोलर वर्सेस विंड। बट नाउ अगर हम देखें, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस जो है वो आ रहा है कि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर मिलना चाहिए। तो नाउ सोलर हैज स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग विंड, कि अगर आपको दिन में सोलर मिल रहा है जी,
and then so you are complementing it with the wind energy which can give you power in the evenings. So to that extent, definitely there is a role to be played. जो जो wind का है, यहाँ आप देखेंगे टरबाइन साइज भी एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ रही है. तो श्योरली विंड आल्सो हैज इट्स ड्यू प्लेस इन द ओके एनर्जी बास्केट. राज, ये जो सोलार में एक स्टोरेज वाला इशू खड़ा हुआ है कि रात में कैसे, उसमें लोग कहते हैं कि बहुत कॉस्टली है स्टोरेज, इसलिए वो नहीं हो पाता. क्या इस पे कुछ काम हो रहा है, कंपनियां या कोई R&D हो रही है कि इसको कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, स्टोरेज कॉस्ट? So यहाँ पे जैसे रिलायंस इज वर्किंग ऑन सोडियम आयन बैटरीज, सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग हियर. हमने अगर अब देखा अभी बीच में पिछले महीने गुजरात में भी एनर्जी स्टोरेज का टेंडर आया एंड ₹4.5 वेरी कॉम्पिटिटिव रेट में अवार्ड हुआ है वो भी. तो ऑन एनर्जी स्टोरेज साइड ऑल्सो वी आर सीइंग कॉस्ट फॉलिंग फास्ट एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली इंटरेस्टिंग इंडिया में ये है कि हमारे पास हाइड्रो पोटेंशियल भी है. तो हम पंप्ड हाइड्रो पे काम कर रहे हैं. And already few contracts have been awarded. Renew Power and all have won, and they are executing. They will be delivering soon. So India बड़ा ही fortunate है कि हमारे पास सोलर और विंड के साथ पंप हाइड्रो का भी पोटेंशियल है, which is a natural battery, which will act as a natural battery. So we are working on multifold direction to ensure that we have round the clock affordable renewable power. वेरी इंटरेस्टिंग है, चूँकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है और फिलोसफिकली ये कहते हैं कि आपकी बॉडी को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो फूड है, लेकिन फूड अपने पोर्टफोलियो में आज शामिल नहीं करेंगे. उसमें केवल प्योर रियल एनर्जी कंपनीज इसमें शामिल हो रही हैं. 110 कंपनियां हैं, उनको चुनना बड़ा मुश्किल होगा किसी इंडिविजुअल के लिए. इसलिए अगर आप एनर्जी थीम प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. राज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से डिस्कस करने के लिए कि इस फंड की पूरी थीम क्या है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया हमें अवसर देने के लिए. तो अगले हफ्ते एक और नए फंड और एक फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी. आज के लिए इतना ही.